हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12। केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसका आज पार्ट 12 है। तो भैया देखो, आज तो भाई बड़ा मजा आ गया। पार्ट भी 12 है, चैप्टर भी 12 है और क्लास भी 12 है ना। तो आज तो कुछ अलग ही होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें आज सब कुछ 12-12-12 है। लेकिन भैया ध्यान रखें, 12 बाट भी हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग सीधे अपने किस पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं, बिना किसी विलंब के, है ना, बिना किसी देर करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और निवेदन यही है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपका क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम आसानी से प्रिपेयर हो सके। ठीक है ना। इसी श्रृंखला में अभी तो चैप्टर चल रहा है और इसी बीच में आपके बीच अनसॉल्व्ड सॉल्व होने वाला है, अनसॉल्व्ड सॉल्व होने वाला है। ठीक है ना। तो बिना किसी विलंब के आइए देखते हैं क्या होता है ऑक्सैलिक अम्ल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, या फिर इसका IUPAC नाम होता है डाई एथेनोइक। ठीक है ना। ऑक्सैलिक अम्ल कहें या डाई एथेनोइक अम्ल कहें, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें हम लिखते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस, और अणुभार है इसका 90। और संरचना सूत्र की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है संरचना सूत्र। कैसे? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये ऑक्सैलिक अम्ल का संरचना सूत्र हो जाता है। ठीक है ना भैया, क्या हो जाता है? संरचना सूत्र हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। अब हम लोग सीधे कहाँ चलने वाले हैं, तो ये था हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है ना। और ऐसे टुकुर टुकुर नहीं देखत है, ठीक है ना। पहले तो सब्सक्राइब करत है और बेल आइकन की बटनवा को दबावत है। ओके, उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बनाने की विधियां। ठीक है ना भैया, क्या शुरू करत है? बनाने की विधियां। ठीक है, यानी हम इसको किन किन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, पहली विधि पर चलते हैं। क्या एथिलीन ग्लाइकॉल का किससे बनवा सकते हैं? पहले मेथड है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण, एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में कराने पर, एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में कराने पर, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में ऐसा करो, और K2Cr2O7 की उपस्थिति, ये वाले लेते हैं, ठीक है ना, उपस्थिति में कराने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कि एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, ये है भैया एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, अब इसका क्या करवाना है? कह रहा ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है? ऑक्सीकरण करवाना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
कि 4 मोल और एटम्स उपस्थिति है हमारी K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये बन जाएगा COOH और COOH। बचा गया हमारा 2H2 प्लस 2H2, ये हमारा ऑक्सैलिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है ना। क्लियर हुई भाई, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। ये तो थी हमारी विधि, एक बार फिर से दोहरा लेंगे कि एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में, एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में कराने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विधि नंबर 2 पर। विधि नंबर 2 है हमारी कि साइनोजन, ठीक है। दूसरी विधि क्या है हमारी, साइनोजन का जल अपघटन, साइनोजन का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, साइनोजन का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। साइनोजन का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। साइनोजन, अब साइनोजन का सूत्र क्या होता है, ये हमारा भैया साइनोजन है। क्या है, साइनोजन। आंख में यार भैया कुछ चला गया। साइनोजन है और इसका जल अपघटन कराना है, यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करवानी है। वो भी कह रहा है अम्ल की उपस्थिति में, तो HCl लेते हैं और बन जाता है हमारा COOH, ठीक है। अब हमें 4 ऑक्सीजन की जरूरत है। कितने की जरूरत है भैया, 4 ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाइड्रोजन हमारी 8 हो गई, तो 2 निकल गई, मतलब कि 2NH3 यानी अमोनिया प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होगा भैया, अमोनिया प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुई ना, हाँ, अमोनिया प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो ये था साइनोजन और ये बन गया हमारा ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। अब चलते हैं विधि नंबर 3। तीसरी विधि क्या कहती है, तीसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। तो उसमें हेडिंग डाल देते हैं प्रयोगशाला विधि। क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोगशाला में ऑक्सैलिक अम्ल नहीं, ये तो गलत हो जाएगी, तो हमें बनाना है प्रयोगशाला में सुक्रोज का ऑक्सीकरण। ऐसा है, प्रयोगशाला में सुक्रोज का ऑक्सीकरण, प्रयोगशाला में सुक्रोज का ऑक्सीकरण वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड यानी कि V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी सूत्र होता है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तथा सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में सुक्रोज का ऑक्सीकरण, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5
तथा सान HNO3 की उपस्थिति में कराने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होगा भैया? C12H22O11 ये हमारा सुक्रोज है, प्लस 18 मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑक्सीजन के लेने हैं और कंसंट्रेट HNO3 एवं V2O5 की उपस्थिति है, ठीक है ना। कंसंट्रेट HNO3 और V2O5 की उपस्थिति है, बन जाएगा COOH और COOH। कार्बन हमारा यहाँ पे 12 है तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5H2। ये हमारी प्रयोगशाला विधि होगी कि प्रयोगशाला में सुक्रोज का ऑक्सीकरण वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तथा सान HNO3 की उपस्थिति में कराने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी ये ऑक्सैलिक अम्ल बनाने की विधियां कंप्लीट हुई। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आपको आ रहा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे चलते हैं, हमारे बनाने की विधियां कंप्लीट हुई हैं। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1 भौतिक गुण नंबर 1 पर चलते हैं। पहला है यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 1 है ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और नंबर 2 पर आता है रंगहीन होता है, कलरलेस होता है और ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2 पर हम जो लोग चलते हैं तो दूसरा होता है जल तथा एल्कोहल में विलेय। जल तथा एल्कोहल में विलेय। नंबर 3 है जल और एल्कोहल दोनों में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। नंबर 3 है विषैली प्रकृति का होता है। विषैली प्रकृति का होता है, ठीक है ना, यानी जहरीला होता है। अगर इसको चख लिया जाए, खा लिया जाए तो मर भी सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि सारे के जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं सारे ही खतरनाक होते हैं, कोई भी वो नहीं होता है, ठीक है ना। अगली हेडिंग हमारा है, अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। रासायनिक गुण की बात करते हैं। नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1 है क्षार से क्रिया, यानी अगर हम इसकी क्षार से क्रिया करवाते हैं, इससे भैया कोई भी क्षार ले लेते हैं, अगर हम क्षार से क्रिया करवाते हैं तो क्या देखिए बनता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH प्लस क्षार के लिए हमने ले लिया NaOH, ठीक है भैया। क्या ले लिया? NaOH लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, माइनस का H2O निकल जाएगा और बन जाएगा COONA सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। COOH पुनः ये एक बार फिर से क्षार लेते हैं तो ये बना देगा COONA सिंगल बॉन्ड COONA, ठीक है। अब इसका नाम होगा सोडियम। क्या बना है भैया? सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है ना। सोडियम ऑक्जेलेट बनकर तैयार हो जाता है, यानी अगर हम क्षार से क्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्जेलेट बनेगा, ठीक है। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है NH3 से क्रिया। NH3 बोले तो क्या होता है? अमोनिया होता है ना। NH3 बोले तो क्या होता है? अमोनिया होता है। और अगर हम इसकी अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए बहुत ही आकर्षक रिएक्शन है, बहुत ही जल्दी समझ में आने वाली है। COOH प्लस 2NH3 है ना। COOH प्लस 2NH3 एरो मार्क बनेगा क्या? COONH4
सिंगल बॉन्ड COO NH4। ठीक है ना, यानी योगात्मक यौगिक प्राप्त हुआ, ये इसी में जुड़ जाते हैं और इसका नाम हो जाता है अमोनियम ऑक्जेलेट। अमोनियम ऑक्जेलेट बनकर तैयार होता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्या बनता है भैया, अमोनियम ऑक्जेलेट ये था। अब हम लोग चलते हैं आगे। नंबर 3 है क्या भैया, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करवाते हैं। तो देखो क्या बनता है भैया, COOH सिंगल बॉन्ड COOH प्लस 2PCl5। ठीक है ना, ये हमने आपको कल कहा था कि ये मम्मी कसम की रिएक्शन है ना, मम्मी कसम खा लो, इसमें जो सब्सटेंस इधर दो बनने हैं वो बनने हैं। ठीक है ना, तो पहले बन जाएगा COCl सिंगल बॉन्ड COCl। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड COCl ClCl और प्लस 2POCl3 और प्लस 2HCl। ये तो बैलेंस करने के लिए, 2 और 2 क्या लगा है, बैलेंस करने के लिए। लेकिन मैंने कल कहा था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे क्रिया करेगा तो ये दोनों कंपाउंड तो बनने ही बनने हैं, मम्मी कसम खा लो, ताकि आपको तैयार करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नंबर 4 पर चलते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया। अब भैया एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया कर रहा है। तो ये देखिए क्या होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, है ना, प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है CH2OH और CH2OH। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे, HOCH2 और HOCH2 ये। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है भैया, देखो इतना भाग निकल जाता है, जोड़ेंगे तो 2H2O बाहर हो जाएगा, है ना, क्या जो जोड़ेंगे तो 2H2 बनेगा क्या, COO CH2 COO CH2 ये बन जाएगा और प्लस आपका 2H2O ये आपका बाहर हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 कह रहा ग्लिसरॉल से क्रिया। ग्लिसरॉल से क्रिया, ठीक है, ग्लिसरॉल से क्रिया CH2OH CHOH CH2OH ये हमारा है ग्लिसरॉल। क्या है भैया, ग्लिसरॉल है, प्लस COOH को हमने उल्टा करके लिख दिया, यानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उल्टा करके लिखा है, तो इतना भाग हमारा निकल जाता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो माइनस का H2O बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, बचा है CH2OC इंटू COOH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH। ठीक है ना, ये अब क्रिया चालू रहेगी और 110 डिग्री सेंटीग्रेड कंटिन्यू गर्म करेंगे तो ये इतना यानी कि CO2 बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बाहर होगा भैया, CO2 बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, CH2
इंटू COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है ना। अब इसका करवाना है जल अपघटन। क्या करवाना है भैया? जल अपघटन। तो देखिए इतना भाग बाहर निकलेगा, इतना, और जो बचा है वो क्या है भैया? देखो यहां से मैं लिख देता हूं CH2 और OH, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये देखो ग्लिसरॉल जहां से चले थे वहीं फिर मिल गया, यानी ग्लिसरॉल से शुरू किया था और ग्लिसरॉल ही हमें प्राप्त हो जाता है। प्लस ये बचा क्या? HCOOH, HCOOH, यानी ये हमारा फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? फार्मिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है, ऑब्टेन होता है फार्मिक अम्ल। ठीक। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पे बने रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं और आगे का यानी अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताएं कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, पूरे नोट्स तैयार किए जा सकते हैं, पूरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सारी चीज़ें आप बताइए। और थोड़ा सा कंजूसिया मत किया करें। आप लोग कंजूसिया बहुत करते हैं भाई, बहुत करते हैं कंजूसिया, इतनी कंजूसिया करते हैं कि ना लाइकवा करते हैं और ना शेयर करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बनता है कि लाइकवा कर दिया करें, शेयरवा कर दिया करें और एक आध मिनट को टाइम निकाल के एक बढ़िया सा कमेंटवा भी कर दिया करें, ठीक है ना। हाँ, कमेंटवा जरूर कर दिया करें, इतनी कंजूसिया ठीक नहीं है। तो आगे हम चलते हैं भैया कि हमारा इस टॉपिक से क्या रह गया? उपयोग रह गया, यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस, ठीक है ना, नंबर 1। और जैसे यूज हमारे कंप्लीट होते हैं ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नंबर कह सकते हैं 1 पर है विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के, विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के निर्माण। विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में इसका यूज होता है। नंबर 2 है वस्त्रों से स्याही के दाग मिटाने में, नहीं ड्राई क्लीनर्स होते हैं, कोई भी दाग धब्बा आपकी शर्ट पैंट पे पड़ जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि स्याही हो, कोई अन्य हो, उन सबको हटाने में यानी कि ड्राई क्लीनर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है आयतनात्मक विश्लेषण, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका प्रयोग किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक होता है, वहां पर भी यूज किया जाता है। नंबर 4 है भैया फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है? फोटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका जो आज का टॉपिक है यानी पार्ट नंबर 12 वो कंप्लीट होता है और इसके आगे के टॉपिक अब इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर रह गए हैं और कुछ टिप्पणियां रह गई हैं, अब क्रियाएं हैं, वो आपको अगले टर्न पर मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में।